हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो आप सबकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स आपको दिलाने के लिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक फ्री सीरीज चलाई हुई है। इसके लिए आपको कोई भी धनराशि या फीस नहीं देना है। ये सिर्फ आप ही सबके लिए है ताकि आप लोग जो है कम समय में बेहतर तैयारी करें और अच्छे मार्क्स से पास हो पाएं। तो देखिएगा, एक जो सबसे इंफॉर्मेशन है, आपका जो इंफॉर्मेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, वो ये है कि आप लोगों को तो सीरीज के द्वारा पढ़ाया जा रहा है और ये भी सभी बता रहे हैं कि आप कम समय में आप सीरीज से पढ़िए, है ना। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, आपके सीरीज में जो है बहुत सारी मिस्टेक दी हुई है। क्या दिया गया है आपके सीरीज में? बहुत सारी गलतियां दी हुई हैं। तो उसी गलतियों को हम करेक्शन कराते हुए आपको हर एक क्वेश्चन का व्याख्या सहित एक्सप्लेन करते हैं। तो ताकि आपका हर क्वेश्चन आसानी से तैयार हो और जो भी सीरीज में मिस्टेक है वो भी उसको जो है सही कराया जाए। तो बाकी सब सीरीज आपकी हो चुकी है और चल भी रही हैं, पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। तो आज की जो सीरीज है वो सामाजिक विज्ञान की सीरीज होने वाली है। तो ये आपका पहला ही क्लास है। इसमें हम देखेंगे आपके एमसीक्यू। आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बोलते हैं, एमसीक्यू का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये आपका टोटल 15 मार्क्स का आता है। ठीक है, 15 मार्क्स का आता है और प्लस आपके 15 क्वेश्चन होते हैं। 15 क्वेश्चन और 15 मार्क्स, तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चंस को देखते हैं और अपनी सीरीज को जो है करेक्शन भी कर लीजिएगा। जहां जहां मैं आपको बताऊंगी कि वो आंसर रॉन्ग दिया है आपके सीरीज में, तो उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं सीरीज को रट के जाते हैं, लिखते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाता है तो नंबर कट जाते हैं। तो बच्चे फिर यही बोलते हैं कि सीरीज से पढ़ने पे पास नहीं हुआ जाता है। तो उसका कारण यही है कि इसमें कुछ आंसर मिस्टेक्स यानी गलतियां उसमें होती हैं, सीरीज में कुछ आंसर गलत होते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, वी प्रकार की घाटी नदी के किस मार्ग से बनती है? आपका जो वी प्रकार की घाटी है वो नदी के किस मार्ग से बनती है? तो देखिएगा, नदी के किस मार्ग से बनती है? आपके निचले मार्ग से बनती है। ठीक है, और जो आपका वी घाटी होता है उसका निर्माण कैसे होता है उसको देख लीजिए। तो जब आपकी नदी जो होती है, ठीक, वो जल धारा को क्या करता है? जल धारा का जो बहाव होता है वो बहुत ही तेजी से जब, देखिएगा फिर से समझिएगा, 1 मिनट। देखिए, आपका ये पूछा जा रहा है कि वी घाटी जो है, वी प्रकार की घाटी नदी के किस मार्ग से बनती है? तो आपके निचले मार्ग से बनती है। समझिएगा निचले मार्ग से कैसे बनती है। जो आपकी नदी है उसका प्रवाह कैसे होता है? इस तरीके से होता है। और जब नदी आपका बहता है तो वह क्या होता है, बहुत ही उसकी जो जल धारा है उसके बहाव का प्रवाह बहुत तेज होता है। उससे क्या होता है कि आपके जल धारा की वजह से आसपास के कटाव हो जाते हैं और उससे आपका वी घाटी का शेप का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि वी प्रकार की घाटी नदी के किस मार्ग से बनती है, तो आप क्या कहेंगे? आंसर निचले मार्ग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी का औसत घनत्व है। तो आपकी पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है वो होता है 5.5। ठीक, ये आप सबकी जो एग्जाम 2022 में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भृगु का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, तो जो आपका भृगु होता है उसका निर्माण जो होता है वो आपका समुद्र के किनारे होता है। ठीक, लेकिन इसमें देखिए समूह के किनारे लिखा हुआ है, जो कि आपका आंसर तो सही बताया गया है कि यहाँ पे समूह लिखा है, जो कि समूह नहीं होगा, आपका होगा समुद्र के किनारे। ठीक है, तो एक बार देखिएगा भृगु क्या होता है। तो जो समुद्री जल होते हैं उनके ऊपर जो ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे ये शैलीय तट होते हैं उन्हीं को समुद्र भृगु कहते हैं। समझिएगा ये क्या होता है, जो आपके समुद्र के जल होते हैं ये ऊर्ध्वाधर जो होते हैं, ठीक, इन्हीं पे जो शैलीय तट उठे होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? भृगु कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि भृगु का निर्माण कहाँ होता है, तो भृगु का निर्माण कहाँ होता है? आपके समुद्र के किनारे होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका,
प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? देखिए यहाँ स्फीति लिखा है, स्फीति नहीं होगा, आपका समिति होगा, ठीक है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो सभी को पता है, आपके BR अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ को भूतल पर नाम है। क्या है आपका? लावा। यानी जो ज्वालामुखी होता है, जब वो ज्वालामुखी फूटता है तो उसका जो द्रव हमारा भूतल यानी जो बाहर आता है, जमीन पे आता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। आपका जो सापेक्ष आर्द्रता है, यानी किससे मापा जाता है? जो आपका सापेक्ष आर्द्रता है वो किससे मापा जाता है? तो आपके हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। तो देखिएगा, अगला देखते हैं, हाइड्रोमीटर के लिए क्या है? जो आपका हाइड्रोमीटर है ये क्या मापता है? आपके द्रवों का घनत्व मापता है। क्या मापता है? द्रवों का घनत्व मापता है, ठीक है। अगला देखते हैं, बैरोमीटर क्या मापता है? आपके वायुमंडलीय दाब को मापता है। वायुमंडलीय दाब को, ठीक है, वायुमंडलीय दाब को। और जो आपका एनोमोमीटर है ये किसको मापता है? आपके पवन के बल एवं वेग को, यानी वायु के, ठीक है, वायु के बल एवं वेग को। फिर से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा है। हो सकता है आपको हाइड्रोमीटर पूछ ले, बैरोमीटर या एनोमोमीटर पूछ ले। तो देखते हैं, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, किससे मापी जाती है? आपके हाइग्रोमीटर से। और जो हाइड्रोमीटर होता है वो द्रवों का घनत्व मापता है। बैरोमीटर आपका वायुमंडलीय दाब मापता है। एनोमोमीटर क्या मापता है? आपके वायु के बल एवं वेग को मापता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, धवंतरी किस काल के वैद्य थे? देखिए, ये धवंतरी नहीं है, धनवंतरी है, ठीक है। ये जो है आपका यहाँ पे न होगा और यहाँ पे व होगा। धनवंतरी किस काल के वैद्य थे? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपके जो धनवंतरी है वो किस काल के वैद्य थे? तो किस काल के थे आपके? ये गुप्त काल के थे। और गुप्त काल के किसके शासन काल के टाइम के थे? तो आपके जो राजा विक्रमादित्य हैं, ठीक है, राजा विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त तृतीय। देखिएगा, गुप्त काल में राजा विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के टाइम के हैं ये धनवंतरी। इन्हीं को, आपके राजा विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में अभी तो ये पूछा है कि धनवंतरी किस काल के वैद्य थे, तो आपके गुप्त काल के वैद्य थे। अगर ये पूछ ले कि धनवंतरी किस शासन, मतलब कि गुप्त काल के किस शासन काल के राजा के टाइम के वैद्य थे, तो आपके राजा विक्रमादित्य के टाइम के थे या फिर चंद्रगुप्त तृतीय के टाइम के थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किए? तो आपके जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि इन्होंने कितने वर्ष जो है शासन किए थे। तो देखिएगा, आपके जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उन्होंने कितना वर्ष शासन किए थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनका शासन काल का टाइम क्या था। तो इन्होंने 1296 से अपना शासन काल शुरू किया था और 1316 तक इनका जो है शासन काल का समय था। तो 1316 में से अगर हम 1296 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये सब इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप चीजों को यहीं पे याद हो जाए, ठीक है। अगर इस तरीके से व्याख्या करके हम पढ़ेंगे तो चीजें एक ही बार में याद हो जाएंगी। फिर आप जब अपनी बुक को एक बार रिवाइज करेंगे तो हर चीज क्लियर हो जाएगा। तो 1316 में अगर हम 1296 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 6 में से 6 गया 0, 11 में से 9 गया 2, ठीक है। तो आपके जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उन्होंने 20 वर्ष तक शासन किया था। कितने वर्ष तक? 20 वर्ष तक शासन किया था। वो अलाउद्दीन खिलजी 1296 में गद्दी पे बैठे और 1316 तक उन्होंने शासन किया था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मत विलास पहसन नामक पुस्तक के लेखक हैं। ये जो आपका बुक है मत विलास पहसन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक लेखक कौन है आपके? देखिएगा, महेंद्र वर्मन, ठीक, यहाँ पे दिया नहीं है। ये आपका महेंद्र वर्मन प्रथम ने
इस बुक को लिखा है। ठीक है, फिर से देखिएगा, आपका जो मत विलास प्रहसन नामक बुक है, पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका जौहर प्रथा का प्रचलन था। तो आपका जो जौहर प्रथा है उसका प्रचलन कब था? आपका राजपूत काल में। ठीक, राजपूत काल से जौहर प्रथा का प्रचलन स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जब बजट जिसमें आय और व्यय बराबर होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? आपको संतुलित बजट कहते हैं। समझिएगा, आपका संतुलित बजट क्या होता है? ये जो है आपका संतुलित बजट, ये क्या होता है? अगर एक वित्त वर्ष में, यानी एक वित्त वर्ष में, ठीक है, एक वित्त वर्ष में सरकार की आमदनी, ठीक है, आय या आमदनी कह सकते हैं, सरकार की आमदनी और खर्च यानी व्यय, ठीक है, उनके दोनों आंकड़े क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो वो बजट क्या कहलाता है? आपका संतुलित बजट कहलाता है। ठीक है, और वैसे भी अगर दो दो पक्ष बराबर होते हैं उसको संतुलन संतुलन कहा जाता है। इस चीज से आप याद रख सकते हैं। फिर से क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि ये 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है। जब बजट जिसमें आय और व्यय बराबर होता है तो वह क्या कहलाता है? वो संतुलित बजट कहलाता है। तो संतुलित बजट क्या होता है? फिर से समझिएगा, एक वित्त वर्ष में, ठीक है, सरकार की आमदनी और खर्च के आंकड़े क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो उसको संतुलित बजट कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है, मतलब भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का क्या कारण है? तो पहला कारण देखिएगा, पिछड़ी तकनीकी, दूसरा है जोत का छोटा आकार, तीसरा है साख का प्रभाव। तो यह तीनों कारण क्या है? आपके कृषि में निम्न उत्पादकता के कारण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। कृष्ण देव राय के दरबार में 8 दिग्गज थे। तो इसको समझिएगा, आपके जो कृष्ण देव राय के दरबार में, ठीक है, तेलुगु साहित्य के, कौन से साहित्य के? आपके तेलुगु साहित्य के 8 कवि, ठीक है, 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। उन वही क्या कहते कहा जाते थे? 8 दिग्गज कहे जाते थे। ठीक, कृष्ण देव राय के दरबार में तेलुगु में जो है तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। इन्हें ही क्या जाना जाता था? 8 दिग्गज के नाम से जाना जाता था। तो अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ये जो 8 दिग्गज हैं कृष्ण देव राय के दरबार में, ये 8 तेलुगु कवि के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मानसूनी पवन कहलाती है। तो आपका जो मानसूनी पवन क्या कहलाती है? आपका मौसमी पवन कहलाती है। ठीक, वैसे समझना हो तो समझिएगा, मानसूनी पवन क्या होता है कि जब समुद्र और सागरों से जो आने वाली पवन होती है, यानी आने वाली जो हवा होती है, पवन को हवा बोलते हैं, तो जो आने वाली हवा होती है जिसमें क्या होता है? आपका जल वाष्प होता है, और जो वर्षा लाती है उसे ही क्या कहा जाता है? आपका मानसूनी पवन कहा जाता है। ठीक, तो मानसूनी पवन क्या कहते हैं? आपको मौसमी पवन को कहते हैं। अगर डेफिनेशन आपको आ जाए लिखने के लिए तो क्या लिखेंगे कि समुद्र और सागरों से जो आने वाली पवन होती है जिसमें क्या होता है? आपका जल वाष्प होता है, और जो वर्षा लाती है उसे ही कहा जाता है आपका मानसूनी पवन। ठीक, अगला देखिएगा, 66.5 डिग्री से ध्रुवों के मध्य पाए जाने वाले ताप कटिबंध हैं। तो जो आपको 66 डिग्री से ध्रुव के मध्य जो पाया जाने वाला कटिबंध होता है वो उष्ण कटिबंध कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान में सूचियां हैं। देखिए, भारत संविधान में सूचियां कितनी है? तो आपकी 3 सूची है। एक चीज कॉमन है, मतलब कॉमन नहीं है, छोटा सा उसमें छोटी सी, बहुत छोटी सी डिफरेंस है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ क्लियर करा देती हूँ। सूचियां और अधिसूची में, सूची और अधिसूची में बहुत अंतर है। ठीक है, सूचियां आपकी 3 है। ठीक है, एक राज्य सूची, एक केंद्र सूची, एक समवर्ती सूची, ये आपका सूची हो गया। ठीक, और वो जो 12 अनुसूचियां हैं वो अलग है। अगर पूछे भारत संविधान में कितनी सूचियां हैं तो आपकी 3 सूची है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? तो आपका जो अर्थव्यवस्था है इसमें पूंजी का बाजार जो है वो कौन बनाता है? आपका शेयर बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का क्या है? तो जो मूल्य मापक का कार्य मुद्रा है वो बहुत ही प्रमुख कार्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दशावतार मंदिर है। तो आपका जो दशावतार मंदिर है वो कहाँ है?
तो आप सभी को पता है ये देवगढ़ में है, और देवगढ़ कहाँ है आपका? यूपी में है। ठीक, यूपी में कहाँ? ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है आपका? ललितपुर जिले में है, डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ललितपुर जिले में, यूपी के ललितपुर जिले में। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में। तो देखिएगा, फिर से देखिए, दशावतार मंदिर कहाँ है आपका? यूपी के जो है ललितपुर जिले देवगढ़ में। और जो आपका दशावतार मंदिर है, ये किसके शासन काल में बना था आपके? तो ये बना था आपके गुप्त शासन के काल में। ठीक है, किसमें? गुप्त शासन के काल में। ये सब चीजें आप अगर पढ़ेंगे, इसलिए आपको डिटेल में पढ़ाया जा रहा है कि कम टाइम में ज्यादा बेहतर तैयारी हो पाए आपकी, इसलिए जहाँ पे जरूरी है उसको थोड़ा व्याख्या करके बता दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है? तो पृथ्वी के केंद्र को क्या कहा जाता है आपका? क्रोर कहा जाता है। ठीक, क्रोर कहते हैं, इंग्लिश में कोर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है। तो आप सभी को पता है कि हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कितनी है आपकी? 21% है। कितना है? 21% है। अगर यही क्वेश्चन में पूछ लेता कि वायुमंडल में सबसे अधिक पानी पाई जाने वाली मतलब कि गैस कौन सी है, तो कौन सी है आपकी? आपका नाइट्रोजन है। और सबसे अधिक पाया जाता है, कितना पाया जाता है आपका? 78%। तो नाइट्रोजन जो होता है वो वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है, और 78% ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए, अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि सूची और अनुसूचियों में बहुत डिफरेंस। सूचियां आपका 3 है, और अनुसूची जो है वो कितना है आपका? 12 है। कितना है? 12 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, अजंता में गुफाओं की संख्या है? तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो अजंता की गुफाओं में टोटल 32 है संख्या, और यहाँ पे 32 है नहीं, तो उसकी जो नजदीकी संख्या होगी उस पे हम टिक करेंगे तो आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, अजंता में गुफाओं की संख्या कितना है? 30 या 32, जो आए एग्जाम में आप उसको टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? तो ये क्वेश्चन आपका जो है, जो आंसर दिया है आपका ये गलत दिया है। आपका तक्षशिला में नहीं, ये उज्जैन के वायसराय थे। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया भी था जब मैं आपको एसएसटी पढ़ा रही थी, यानी सामाजिक विज्ञान पढ़ा रही थी, तब भी मैंने यहाँ वहां पे आपको ये बताया था। तो देखिएगा, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? तो आपका उज्जैन स्थान का वो वायसराय थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस सम्राट के शासन काल में हुणों ने प्रथम बार आक्रमण किया? तो देखिएगा, इसमें जो है ऑप्शन नहीं दिया है। तो आप सभी को पता होगा कि जो समुद्रगुप्त थे, जिनको आपको नेपोलियन का नाम दिया गया था, तो उनके टाइम में जो है हुणों ने प्रथम बार आक्रमण किया था। यहाँ पे ऑप्शन स्कंदगुप्त नहीं है, इसलिए कुमारगुप्त पे जो है टिक किए हैं, एग्जाम में दिया है। बाकी अगर जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है स्कंदगुप्त के टाइम में। ठीक है, स्कंदगुप्त के टाइम में। ठीक, देखिएगा, इस समुद्रगुप्त को, सॉरी, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? नेपोलियन का दर्जा दिया गया था, लेकिन ये आपकी जो हुणों ने प्रथम बार आक्रमण किया था वो स्कंदगुप्त के टाइम में किया था। ठीक, यहाँ पे कंफ्यूजन मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया, उसको करेक्शन करिएगा कि जो आपके समुद्रगुप्त थे उनको नेपोलियन का दर्जा दिया गया था, और जो हुणों ने प्रथम बार आक्रमण किया था वो स्कंदगुप्त के टाइम पे वो किए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत कौन आया था? तो हेनसांग में इबन बबूता, मार्को पोलो और मेगास्थनीज में सबसे पहले भारत कौन आया था? तो मेगास्थनीज आए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित के रचयिता थे? तो आप सभी को पता है कि हर्षचरित के रचयिता कौन थे? बाण भट्ट थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पाल वंश की स्थापना किसने की है? तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे? तो चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा आपके पुलकेशिन द्वितीय थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे? तो आपके जो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भूजल स्रोत है
तो भूजल स्रोत क्या है आपका? वर्षा का जल। ठीक है, भूजल स्रोत क्या है आपका? वर्षा का जल। अगला क्वेश्चन है, मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है। तो आपका जो मकर संक्रांति के समय सूर्य कहाँ सीधा चमकता है आपका? मकर रेखा पे। कहाँ पे? मकर रेखा पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। तो जो आपका भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है वो आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? देखिएगा, इसमें पूछा है कि ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जो नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो पहला है स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो प्राप्त ही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो प्राप्त ही है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, फिर क्या है आपका? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी प्राप्त है, लेकिन आपका जो संपत्ति का अधिकार है ये आपका मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, इसको आपका हटा दिया गया है। फिर से देखिएगा, आपका कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है वो आपका मूल अधिकार में ये प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये तत्व नीति निदेशक न्यायालयों के लिए उपयोगी उपयोगी प्रकाश स्तंभ है। फिर से देखिएगा, ये तत्व यानी नीति निदेशक न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका MC सीतलवाड़ जी का है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? तो ये इंग्लैंड के नागरिक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक कब बना? क्वेश्चन में है आपका जो है गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक कब बना? तो कब बना था वो? 1266। बहुत सारे बुक में दिया है आपका 1265, तो जो नजदीकी में है वही ले लेते हैं आंकड़ा। 1265 से ये लेके 1286 तक इसका क्या था, जो है शासनकाल का टाइम था। तो गयासुद्दीन बलबन जो है वो दिल्ली का शासक कब बना था? 1265 या 66 में। ठीक, कब तक उसका शासनकाल था? 1286 तक। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली में जो है लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? आपके बहलोल लोधी ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तालीकोट का युद्ध हुआ, तो जो आपका तालीकोट है उसका युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था आपका 1565 में। कब हुआ था? 1565 में। अगर पूछा जाए तो किसके बीच में हुआ था? तो दक्कन की जो सल्तनत थे उनके और विजयनगर की जो साम्राज्य थे उनके बीच में आपका तालीकोट का युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? तो आपके 6 प्रांत में बांटा गया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की जो शासन व्यवस्था थी वह टोटल 6 प्रांत में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार गोल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जो ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण है वो है आपका मानसूनी हवाएं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू किया गया, तो आपका जो संविधान है वह कब लागू किया गया? ये तो सभी को पता है, आपका 26 जनवरी सन 1950 में यह लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ, तो आपका जो सेल्यूकस है और चंद्रगुप्त है उनके बीच में युद्ध हुआ था आपका 305 ईस्वी में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम सम्राट है वो बृहदत्त था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष है, तो गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष क्या है? 319। कहीं कहीं पे 319 लिखा रहता है, कहीं कहीं पे 320 ईस्वी लिखा रहता है। ठीक, और ये जो गुप्त संवत है इसको शुरू कौन किया था? तो आप जो है इसको स्टार्ट कौन किए थे? चंद्रगुप्त ने क्या किया था? इसका स्थापना किया था या स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? अभी ऊपर एक क्वेश्चन किया हम लोगों ने, तो किसने किया था? आपको गोपाल जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के पिता थे, तो सम्राट अशोक के पिता कौन थे? आपके बिंदुसार जी थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बाघ की गुफाएं, जो आपकी बाघ की गुफाएं हैं वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक थे, तो आपका जो मुद्रा राक्षस नाटक है उसके लेखक थे विशाख दत्त। ठीक, अगला क्वेश्चन है,
गुप्त काल की भाषा थी, तो आपकी जो गुप्त काल की भाषा थी वो संस्कृत थी। कैसी थी? संस्कृत थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रणाली अपनाई। मतलब आपका जो सल्तनत काल है उसमें सैनिक को नकद वेतन देने की प्रणाली किसने शुरू की थी? तो किसने शुरू की थी? आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी राजरासों के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी, तो कैसे हुई थी? प्राचीन क्षत्रियों से। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? आपका दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था, तो आपका जो पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था वो था आपका महाबलीपुरम। लेकिन आपका यहाँ पे अ दिया है जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे अ काट के ब कर दीजिएगा। ठीक है। पल्लवों का जो प्रसिद्ध बंदरगाह था वो था आपका महाबलीपुरम। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में प्रांत को कहते थे, तो सल्तनत काल में प्रांत को क्या कहा जाता था? इक्ता भी कहा जाता था। ठीक है। इक्ता भी कहा जाता था, इक्ता को प्रांत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप नापने की इकाई है, तो भूकंप नापने की जो इकाई है वो है आपका रिक्टर। ठीक है, रिक्टर स्केल। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर है, आपका जो संगमरमर है वो क्या है? आपका रूपांतरित सैल है। ठीक है। क्या है आपका? रूपांतरित सैल है। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए सैल क्या होता है? वो तीन प्रकार का होता है, इसको जब अतिलघु कराया जाएगा तो आपको वहां पे समझा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से ऊपर उठे विशालतम भूभाग को कहते हैं। जो आपका समुद्र तल है उससे जो ऊपर उठे हुए भाग है उसको कहा जाता है आपका महाद्वीप। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर है, तो आप सभी को पता है, आप क्लास फिफ्थ से पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे बड़ा जो महासागर है आपका कौन सा है? प्रशांत महासागर है। लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन अ दिया है जो कि बिल्कुल गलत है। ये तीसरे नंबर पे है बड़ा महासागर, सबसे बड़ा जो है पहले नंबर पे वो है आपका प्रशांत महासागर, जिसको काट के ब कर लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो आपको आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सही अस्तित्व पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है? आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के धरातल पर कितने भाग पर जलमंडल का विस्तार है? तो कितने भाग पे है? आपका 2/3 भाग पर। अगर ये प्रतिशत पूछता तो आपका 71% पे हो जाता। ठीक है। 71% पे। 2/3 भाग पे है आपका जलमंडल और 71% आपका जलमंडल जो है वो पृथ्वी के धरातल पर इसका विस्तार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो आप सबको पता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील है। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? आपका जो अफ्रीका महाद्वीप है यहाँ से आपका कर्क रेखा भी गुजरता है, भूमध्य और मकर रेखा, यानी तीनों रेखाएं आपके अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितने मुख्य भाग हैं? तो टोटल 3 मुख्य भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकत्व का गुण किसके कारण पाया जाता है? तो आपका जो पृथ्वी का चुंबकत्व का गुण होता है वह लौह तत्व के गुण की वजह से यह पाया जाता है। ठीक है। यानी लौह तत्व की वजह से पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो चट्टानें आपकी 3 प्रकार की होती हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टान है, इसमें से क्या है? आपका पूछा है कि रूपांतरित चट्टान कौन सा है? तो आपका जो है रूपांतरित चट्टान कौन सा है? संगमरमर है। ठीक है। संगमरमर किससे चेंज होके बना हुआ है? आपका चूना पत्थर से। ठीक है। सैंड स्टोन से आपका ये चूना पत्थर से रूपांतरित होके आपका संगमरमर बना हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है? तो आपका देखिएगा जो है जीवाश्म किस चट्टानों में पाया जाता है? आपके अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपों के निर्माण में संलग्न बल होता है, तो कौन सा बल होता है? आपका पटल विरूपणी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण
कब किया था? तो कब किया था आपके 12वीं सदी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तराई का प्रथम युद्ध हुआ, तो तराई का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो आपका 1191 में हुआ था, और किन के बीच हुआ था आपके? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था, तो आपका जो गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि महमूद जो गजनवी है वो सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था, तो आपका चाहे ऑप्शन में 1025 है, 26 है, 27 है, तो आप तीनों टिक कर सकते हैं, ठीक। लेकिन तीनों में से एक ही होना चाहिए। अगर आपका 25 भी है, 26 भी है, 27 भी है, तो आप पहले 27 को वरीयता देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की मात्रा है, तो अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया था कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की मात्रा जो है कितनी है? सबसे अधिक जो है कौन सा गैस पाया जाता है आपका? नाइट्रोजन पाया जाता है। उसके बाद क्या पाया जाता है आपका? ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बताइए, अभी नाइट्रोजन को मैंने कितना बताया था, आपका कितना परसेंटेज पाया जाता है? आपका 78% पाया जाता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो 21% पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस जो पाई जाती है वो है आपकी नाइट्रोजन 78%, और उसके बाद फिर ऑक्सीजन पाई जाती है जो कि 21%, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो अजमेर में जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है संत की क्या है? दरगाह है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील है, ठीक, नील नदी है। अगला क्वेश्चन है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो देखिएगा इसमें सिर्फ विसुवियस दिया हुआ है, जबकि आपका स्ट्रोम्बोली भी क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। ये दोनों आपके जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 14 से 18 तक का अनुच्छेद जो है वो समानता के अधिकार में आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बैंक ड्राफ्ट है, तो बैंक ड्राफ्ट क्या कहलाता है आपका? परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है आपको? समुद्रगुप्त को। अभी इसके पीछे मैंने आपको बताया था, जहां पे स्कंदगुप्त मैंने गलती से बोला था, तो वहां पे मैंने आपको करेक्शन भी कराया था कि जो भारत का नेपोलियन है उसे समुद्रगुप्त को बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? इसमें पूछा है कि आपका कौन है जो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो आपका जो ग्रेनाइट है वो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। अगर यही ग्रेनाइट की जगह पे नीज लिख के दे देता तो क्या होता है? ये आपका नीज या नीज, ठीक। तो ये आपका रूपांतरित चट्टान हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो दिल्ली से आपको कहाँ ले गया था? वो दौलताबाद ले गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अश्व अक्षांश से संबंधित है, तो अश्व अक्षांश से संबंधित है आपका 30 डिग्री। तो देखिएगा अश्व अक्षांश क्या होता है? तो जो भूमध्य रेखा होता है उसके लगभग 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, ठीक है। इन्हीं को बीच में क्या होता है? आपका अस्वच्छांश स्थित होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गल्फ स्ट्रीम, ये गल्फ स्ट्रीम क्या है? आपका एक महासागरीय धारा है जो कि गर्म होता है, ठीक है, गर्म महासागरीय धारा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, दास वंश कहा जाता है, तो दास वंश किसको कहा जाता है? गुलाम वंश को दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आपका प्रायद्वीप कहा जाता है। जैसे ये आपका इंडिया का ये लास्ट वाला नक्शा है, ये सॉरी लास्ट कह रहे हैं, जो नीचे वाला हिस्सा है ये क्या होता है? ये तीनों तरफ क्या है? पानी से घिरा हुआ है, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? आपका प्रायद्वीप कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी है, तो मूंगफली की खेती के लिए आपकी काली मिट्टी जो होती है वो सबसे उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
सर्वाधिक लवणता वाला सागर है, तो जब जो सबसे ज्यादा नमक जिसमें पाया जाता है वह सागर कौन सा है, तो यह आपका मृत सागर है। मृत सागर में सबसे ज्यादा लवण की मात्रा यानी नमक की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अल्लबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी, तो किस ग्रंथ की थी उसने, शाहनामा की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए, तो आपका जो दिल्ली वंश है उसमें जो है सबसे ज्यादा शासक किस वंश में हुए, ये आपका पूछ रहा है, तो ये किस वंश में हुए थे, आपके दास वंश में हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है, तो आपका जो प्रशस्ति है वो किससे संबंधित है, आपके समुद्रगुप्त से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, आपके समुद्रगुप्त से संबंधित है। अब देखिएगा, प्रयाग जो प्रशस्ति है उसको किसने लिखा है। ठीक है, वैसे तो अगर पूछे किससे संबंधित है तो आपका समुद्रगुप्त से संबंधित है। अगर पूछा जाए कि इसको लिखा किसने है, तो जो आपके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ठीक है, जो इनके दरबारी कवि थे, कौन, हरिशेन जी। ठीक है, हरिशेन जी, उन्होंने है जो प्रयाग प्रशस्ति लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन में अभी मान लीजिए समुद्रगुप्त दिया गया है, समुद्रगुप्त की जगह यह भी लिख के आ सकता है हरिशेन, तो आपका दोनों आंसर सही है। अगर पूछता है कि प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है, तो आपका समुद्रगुप्त से भी संबंधित है, हरिशेन से भी संबंधित है। और जो प्रयाग प्रशस्ति है उसको जो है समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि हरिशेन थे उन्होंने इसको लिखा है। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक था, तो जो तुगलक वंश है उसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक जी थे। अगला क्वेश्चन है, तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ जिसका नाम था आपका विजयनगर था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीनी यात्री हेन सांग किस उद्देश्य से भारत आया था, तो आपका जो चीनी यात्री हेन सांग है वो आपको पता होगा कि हेन सांग जो है वो हर्षवर्धन के समय में या शासनकाल में भारत आया था, और उसका भारत आने का मुख्य उद्देश्य था कि बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए वह भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं, तो किससे बने हैं, आग्नेय शैल से बने हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में से शामिल है आपका एक ताजमहल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी संकरी घाटी को कहते हैं, क्या कहते हैं, आपको गार्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्णिमा में अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को क्या कहते हैं, आपके कृष्ण पक्ष कहते हैं। जो पूर्णिमा यानी जो चांद होता है जब उसका जैसे साइज छोटा होता जाता है तो उसको कृष्ण पक्ष कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत का प्रारंभ किया था, यानी गुप्त संवत को किसने प्रारंभ किया था, आपके चंद्रगुप्त प्रथम जी ने इस गुप्त संवत को प्रारंभ किया था। अभी कब हुआ था ये, आपको 319 या 320 में। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या घोषणा की थी, तो जो आपका कलिंग युद्ध है उसके बाद जो है अशोक ने क्या किया था, आपका धर्म घोष की घोषणा की थी। ठीक है, ये जो आपका गुप्त संवत है उसको प्रारंभ किसने कराया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने कराया था 319 या फिर 320 ईस्वी में, ये लिख के आ सकता है। ठीक, ये एग्जाम में पूछा गया है और 2017 में पूछा गया है। ठीक, तो और 2019 में भी पूछा गया है। क्वेश्चंस एक ही होते हैं, उनसे संबंधित सारे क्वेश्चंस आपको पर ईयर कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है, तो जो गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा चलती थी उसको जो है दीनार बोला जाता था। क्या बोला जाता था, आपका दीनार बोला जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, तो मैंने आपको अभी जब बताया कि तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो 1191 में हुआ था, और किसके बीच में हुआ था, आपके मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है, तो जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है वो आपके राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित है, तो जो पल्लव के प्रसिद्ध रथ मंदिर है वो महाबलीपुरम में स्थित है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है,
गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जो गीत गोविंद है उनके रचयिता आपके जयदेव जी हैं। ठीक, तो ये था आपका सामाजिक विज्ञान का बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो कि 133 था। मैंने पूरा व्याख्या के साथ आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से बताया है। अगर आप ये 133 क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको 15 नंबर फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है आप अतिलघु उत्तरीय प्रश्न कल हम हल करेंगे। इसको भी, ये जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये भी आपका 15 नंबर का आता है। तो आप अगर लघु उत्तर सॉरी बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय प्रश्न अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको यहीं से 30 नंबर मिल जाएगा। ठीक, चलिए फिर क्लास को अब यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू।